डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि प्रथाएं कई बार इतनी प्रबल, इतनी मजबूत होती हैं कि कड़े से कड़ा कानून भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी लिखा कि भारत का इतिहास कुछ नहीं, ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म का इतिहास है। जब संविधान सभा स्थापित हुई और संविधान लागू हुआ, उस समय भी ये द्वंद्व बरकरार था और आरएसएस का मानना था कि हमारा संविधान मनुस्मृति है। इस संविधान का उन लोगों ने विरोध किया। हजारों साल से चली आ रही संस्कृति, भारत के संदर्भ में देखें तो पेट्रियार्की एंड वर्ना सिस्टम, बोथ कास्ट सिस्टम बदस्तूर जारी रहा और आज़ादी के बाद भी ये लगातार इस तरह की घटनाएं जारी रही। पिछले 10 वर्षों में ये घटनाएं तेज हुई हैं और सामाजिक न्याय की जगह सामाजिक समरसता का पूरा एक तरह से पूरा दर्शन विकसित किया जा रहा है। अब सामाजिक समरसता का बोलबाला है, हो हल्ला है। अगर संविधान की जगह मनुस्मृति हो और सामाजिक न्याय की जगह समरसता हो तो भारत का परिदृश्य किस तरह का होगा? एक केस स्टडी आपके सामने लेकर आ रहा हूं और उसके थ्रू आपको पूरे भारतीय समाज की संरचना को और मनुस्मृति अगर लागू हो जाए तो कैसा समरस गांव बनेगा उसको दिखलाने की कोशिश करूंगा, और वो भी प्रधानमंत्री के गृह राज्य के पाटन जिले से। क्या है मामला, पूरा समझते हैं इस एपिसोड में। हमारे साथ सुभाषिनी अली जी हैं, वो पूरा स्टोरी उनको पता है। और चलिए आपको सीधे समरस गांव में लिए चलता हूं, जरा उसका चित्र देखते हैं कि किस तरह का है ये समरस गांव। स्वागत है मैम। नमस्ते, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये ऐसे मौके पर आज की इस घटना का पता चला है जब देश भर में कई मुद्दों को लेकर के लोग मतलब मंथन कर रहे हैं और मतलब सनातन धर्म क्या है, ब्राह्मणवाद क्या है, मनुवाद क्या है, क्या इनके खिलाफ बोलना धर्म के खिलाफ बोलना है, क्या इनके खिलाफ बोल करके लोगों की जिसकी भावना आहत हो जा रही हैं, ये सही है, उचित है, ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन जो बात बुनियादी है वो ये कि जब बर्बरतापूर्ण घटनाएं घटती हैं तब हमारी भावनाएं क्यों नहीं आहत होती हैं, तब हम क्यों नहीं विरोध करते हैं, हम क्यों नहीं खड़े होकर के कहते कि ये नहीं होना चाहिए। अभी आज की जो आपने घटना बताई शायद कल की होगी कि एक गांव है पाटन ज़िले में जी, वहाँ का जो राशन का दुकान चलाने वाला है वो दलित समाज का है जी। राशन मतलब प्राइवेट की सरकारी? नहीं, जो हो सकता है दुकान प्राइवेट हो लेकिन सरकारी राशन की दुकान है ये। सरकारी राशन ही होगा। क्योंकि राशन की दुकान के आवंटन में दुकानों के आवंटन में आरक्षण है, रिजर्वेशन है, तो उसको उसी में मिल गया होगा। और गांव में करीब 500 परिवार है, 490 जो गैर दलित हैं, वो अपने आप को ठाकुर कहते हैं। अब वो ओबीसी वाले ठाकुर हैं कि अपर कास्ट ठाकुर है पता नहीं, मुझे लगता है ओबीसी वाले हैं। खैर ठाकुर अब उन्होंने पिछले 1.5 साल से राशन लेना ही बंद कर दिया क्योंकि वो दलित के हाथ से नहीं लेना चाहते। अब ये क्या हमें बता रहा है? हो सकता है उनमें से कुछ गरीब भी हों, हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे भी हों जिनके घरों में सस्ते राशन की बहुत आवश्यकता भी हो, लेकिन उनका जातीय घमंड इस हद तक बढ़ा हुआ है कि वो खाने पीने की वस्तु को जो दलित का छुआ हो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप सोचिए कि वो 1.5 साल से राशन नहीं ले रहे हैं और उस आदमी का अपमान भी कर रहे हैं। आया है आगे कि उसने इन लोगों को धमकी भी दी कि मैं तुम्हारे खिलाफ मतलब शिकायत करूंगा या जो भी। तो उसकी तो शिकायत कोई हुई नहीं, ना उसकी शिकायत पर किसी ने कुछ किया। हालांकि वो जो कर रहे थे वो एक अपराध है हमारे देश में। किसी को उसकी जात को लेकर के अपमानित करना, नीचा दिखाना, ये तो अपराध है। उल्टा वहाँ का जो जिलाधीश है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसने कल परसों में ये निर्णय दिया कि वो जो 490 राशन कार्ड धारक हैं वो राशन लेने बगल के गांव में जाएंगे। मतलब गांव में वो हस्तक्षेप नहीं कर रहा है कानून के पक्ष में, पहली बात। दूसरी बात, उस गांव, मैंने कहा ना कि प्रथाएं इतनी प्रबल होती हैं। अब आप सुनिए,
ये गांव जो है इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। गुजरात में जो गांव ऐसे हैं जहां कोई जाति विवाद न हो, जहां पर कोई लोगों में टकराव न हो, आदर्श गांव जहां पर लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं बल्कि बैठ करके फैसला कर लेते हैं कि पंचायत में कौन जाएगा, सरपंच कौन होगा, ऐसे गांव को समरस गांव का सर्टिफिकेट गुजरात की सरकार देती है। और मेरा ये मानना है कि ये समरस गांव ही हिंदू राष्ट्र का माइक्रोकॉज्म है, मतलब जो उसका सबसे छोटा स्वरूप है, जहाँ से वो बड़ा स्वरूप अख्तियार करेगा देश भर में फैल के, ये वहाँ देखने को मिलता है। क्या है कि वहाँ जाति विवाद नहीं है। जाति विवाद है या नहीं है, या जाति विवाद को दबा दिया गया है, या जाति विवाद को उठाने वाले को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है, या जाति उत्पीड़न के सवाल को उठाने वाले के पक्ष में सरकार ख़त्म नहीं होती, ये सवाल है। तो ये आदर्श गांव है भाजपा की निगाहों में, ये समरस गांव है जिसको सर्टिफिकेट मिला हुआ हो। और उसकी सच्चाई क्या है कि वहाँ के 500 परिवार एक दलित राशन की दुकान चलाने वाले के हाथ से राशन लेने को तैयार नहीं है, जबकि वो कच्चा फूड है। यहाँ मतलब ये तो इसका ये मतलब है, अगर हम इससे आगे बढ़ के देखें, क्योंकि मुझे याद है जब मायावती को बीजेपी ने पहली बार समर्थन दिया था चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तब उन्होंने इसको भी समरसता का बहुत बड़ा उदाहरण बता करके दिया था। तो समरसता का मतलब बिल्कुल सामाजिक न्याय से उल्टा है। समरसता का मतलब है वो समाज या वो व्यवस्था जिसमें जो पीड़ित है, जो शोषित है, वो आवाज़ ना उठाए, स्टेटस को वो बोले नहीं, स्टेटस को के खिलाफ। स्टेटस को तो है ही, लेकिन उसका विरोध भी करना मना हो। और यही है मनुस्मृति में। मनुस्मृति कहता है कि भाई अगर दलितों की तो बात ही नहीं है, वो तो वर्ण व्यवस्था के बाहर हैं, वो तो इस पूरे प्रणाली, सामाजिक प्रणाली के ही बाहर हैं। लेकिन जो शूद्र भी हैं उनको भी अपने काम के परिस्थितियों के बारे में शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका काम है सिर्फ सेवा करना और जो भी मालिक है उसकी बात को मानना। तो ये बातें लोगों को समझना चाहिए कि ये करना क्या चाहते हैं। अच्छे अच्छे शब्दों के पीछे ये कितनी बेहूदी हकीकत को छिपा रहे हैं, घिनौना। जब ये बात करते हैं ना घर वापसी की, तो मुझे याद है कि इन्होंने बहुत प्रचार किया जब इनकी सरकार यूपी में बनी, मेरे ख्याल से 2012 में बनी थी। तो उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया कि घर वापसी का, कि भाई आप तो पहले, बहुत सारे लोगों से कहा, आप तो पहले हिंदू थे, अब आप मुसलमान बन गए, अब आप वापस। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई ठीक है मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन मैं कौन सा हिंदू बनूंगा, ये बताइए कि मेरा मतलब समाज के अंदर मेरा स्तर कहाँ पर होगा। उन्होंने कहा भाई जहाँ से आप गए थे वहीं पर आपको वापस आना है। तो उनका जो हिंदू एकता की जो उनकी परिकल्पना है, उसमें एकता तो है लेकिन समानता नहीं है। और उस एकता को पैदा करने के लिए और मजबूत करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है, और वो है दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ नफरत को पैदा करना। उसी की बुनियाद पर उनकी इस तरह की एकता कायम रह सकती है, वरना वो तो चरमरा जाएगी। क्योंकि जब उसमें समानता नहीं होगी तो जो उसमें असमान लोग हैं वो हल्ला मचाएंगे, वो झगड़ा करेंगे। अब गुजरात में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्होंने सबका मुंह बंद कर रखा है, लेकिन आप उस दुकानदार की सोचिए कि 1.5 साल से या 2 साल से वो अपनी दुकान खोल के बैठा है और उसकी दुकान से कोई राशन लेने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या होगा जब वो कार्ड धारक दूसरी जगह जाएंगे तो इसकी दुकान भी कैंसिल हो जाएगी, इसकी जीविका चली जाएगी। इस पर कोई नहीं सोच रहा है। तो ऐसी समरसता हमको नहीं चाहिए। अब ये इसको चाहे आप हिंदू धर्म के साथ जोड़ें, या चाहे आप इसको सनातन धर्म का नाम दें, या आप इसको ब्राह्मणवाद का नाम दें, ये जो समरसता है, ये जो मनोवादी प्रणाली है, इसको तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसका विरोध करना हर भारतीय नागरिक का परम कर्तव्य है। कहते हैं कि गुजरात हिंदुत्व की लेबोरेटरी है।
देखिए इनकी लेबोरेटरी, और वहां से मोदी साहब भी आ रहे हैं, अमित जी शाह भी जी, आ रहे हैं, उनकी लेबोरेटरी तो ये है। और वहाँ ये घटनाएं उनको नहीं पता लग रही है। नहीं, उनको तो मालूम है, क्योंकि वो तो वही तो सर्टिफिकेट दिए हैं ये समरस गांव को। अच्छा। और इन पर मुझे याद है जिग्नेश मेवानी ने एक बार सवाल उठाया था कि ये जो कहते हैं चुनाव नहीं होता, ये नहीं होता, वो तो उनको वोट देने का अधिकार लोगों से छीन रहे हैं और खड़ा होने का भी अधिकार छीन रहे हैं। ये तो आपस में इस गांव के जो मतलब जो वर्चस्व वाली जातियां वही तय कर लेती हैं सरपंच कौन होगा, वार्ड का प्रतिनिधि कौन होगा। तो इसका क्या मतलब है? ये समरसता है तो फिर हमको नहीं चाहिए। आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, जी। वहाँ भी ट्रिपल इंजन की सरकार है, और गुजरात में भी ट्रिपल इंजन की सरकार है। जी थोड़ा इसको वाइड कर दें, थोड़ा सा जी अगर सैटेलाइट व्यू लें जी, तो मूंछ रखने पे मार दिया जाता है। और कांग्रेस की भी सरकार है राजस्थान में, वहाँ के भी मैं वहाँ भी सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात वो कर रहा हूँ। बदला नहीं है। तो वो मूंछ रखने पे मार देता है, पानी पीने पे मार देता है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। भोजन माता का मसला है कि भोजन माता जो पकाती हैं हाँ, तो वो लोग खाएंगे नहीं। देवभूमि, वहाँ पे सुनीता भोजन माता का आया था, मैंने उनसे बात की थी। हाँ, तो ये सब चल रहा है। तो उस अगर लैब्स उस एग्जाम्पल को उठाएं और सोचे कि देश में पूरा एकदम एक छत्र बीजेपी का राज हो गया है, तो कैसा पिक्चर इमर्ज तो करेगा? फिर उस गांव की तरह ही पूरा देश बन जाएगा। अच्छा, जैसे पेट्रोल पंप किसी दलित को मिला है तो वहां से पेट्रोल नहीं लेंगे। अगर कोई टीचर है दलित तो वहां पढ़ने नहीं जाएंगे। अगर रसोईया है दलित तो उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका पूरा मतलब तो सोचिए। इसका मतलब ये है कि भाई जिस पेशे के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है तुम उसी पेशे में वापस जाओ। टीचर का पेशा, खाना पकाने का पेशा, पेट्रोल पंप के मालिक का पेशा, दुकानदार होने का पेशा, ये तो तुम्हारे पेशे नहीं हैं। ये तो मनुस्मृति के हिसाब से तुम्हारे पेशे नहीं हैं। तुम्हारी तो एंट्री इन पेशों में वर्जित है। तो वापस उन्हीं पेशों में जाओ जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। यही मतलब है इसका जी, यही मतलब व्यवस्था लागू। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये जितना अब हल्ला मचा रहे हैं कि मद्रास में किसने क्या कह दिया और कहीं और किसने क्या कह दिया, वो चीज़ें इतनी आपत्तिजनक नहीं है। जिस प्रणाली को, जिस व्यवस्था को आप बनाए रखना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक है, इनह्यूमन है। चलिए एक आखिरी सवाल लेता हूँ। जी। पहले देखा गया है कि एट्रोसिटीज होती थी तो लीडर विधानसभा में बोलते थे, लोकसभा में बोलते थे, वहाँ पर जाते थे, डेलीगेशन मिलने जाता था। और आजकल जो देखने में आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। जी। इस समय ना लीडर उनके घर कोई जाता है, ना डेलीगेशन जाता है। अमूमन कह रहा हूँ, कोई मामला अगर पॉलिटिसाइज हो जाए तो बात अलग है। और न विधानसभाओं में, न लोकसभाओं में, न दलित नेता भी मुझे लगता है गायब है। सब ट्विटर खेलता है। ये क्या एक तरह का राजनीतिक संस्कृति में भी बदलाव आ रहा है? बहुत बदलाव आया है। मैं अपने बारे में तो, और अपनी मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टियां वो तो अब भी जाती हैं। सबसे ज़्यादा वो जाती है जहाँ भी एट्रॉसिटी होती है, जहाँ भी। लेकिन हम लोगों की संख्या कम है। हमको कोई भी प्रसिद्धि नहीं मिलती, मतलब पब्लिसिटी नहीं मिलती है। लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हम गए या नहीं गए, लेकिन फिर भी जाते हैं। लेकिन बाकी लोग तो तभी जाएंगे जब या तो उनको लगता है कि चुनाव आने वाला है, इससे हमको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर ज़रा सा भी लगता है कि नुकसान होने वाला है तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये भी बात है। दोनों बातों को हमें देखना है। और अब तो ये है कि कुछ लोग जो एक्टिविस्ट हैं या कुछ NGO चलाते हैं या किसी नेटवर्क में हैं, वो जाते हैं, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देते हैं, उसको कोई पढ़ता नहीं है। हो सकता है उन्हीं के ऊपर मुकदमा भी लग जाएगा। ये आज हो रहा है क्योंकि जब मैं कह रही हूँ, जब ये समरसता को लागू किया जा रहा है तो समरसता का एक पहलू ये भी है कि कोई विरोध नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कोई खुल करके बात नहीं करेगा, कोई अपने दुख को सुनाएगा भी नहीं। ये है समरसता इनकी। और इसी को वो फैला रहे हैं। और बहुत से लोग जो हो सकता है अन्य राजनीतिक दलों में हों, लेकिन उनकी जात उनसे मिलती हो या जाति भावना उनकी भी उस तरह की हो, तो वो भी सोचते हैं कि भाई ये समरसता कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। नहीं तो क्या ये सोसाइटी इनसेंसिटिव होता जा रहा है? ये सोसाइटी इनसेंसिटिव है और ज़्यादा होता जा रहा है। हाँ, क्योंकि इसमें जब ये राष्ट्रीय आंदोलन चला
थोड़ा सा लोगों के अंदर आदर्शवाद हुआ कि नहीं सबको लेके चलना है, सबने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कुछ आदर्शवादी नेता थे, कुछ बुद्धिजीवी थे आदर्शवादी, कुछ आपके हिस्टोरियंस थे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा के खिलाफ लिखने वाले। वो अगर आप शर्मा जी को लें या झा साहब को लें तो ये अपर कास्ट के थे, लेकिन इन्होंने बहुत फिरोशियसली लिखा है। लेकिन अब वो भी बंद हो रहा है और पूरे समाज में जिसको कहते हैं कि जात बोल रहा है। आपकी बात अगर छपेगी तो उससे समझ में आएगा कि 90% आप किस जात के हैं, इसका पता चल जाएगा। ये भयानक बात है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे अंदर मानवता, समानता, नागरिकता, जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था अगर आपके यहाँ फ्रेटर्निटी नहीं है, भाईचारा नहीं है, अगर आपके यहाँ जनवाद की जड़ें बहुत ही कमज़ोर हैं, तो फिर ये संविधान भी नहीं बचने वाला है, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। मोदी जी तो बाहर जाते हैं तो बुद्ध की धरती से आया हूँ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या बोलते हैं, और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की भी बहुत वाहवाही करते हैं। हाँ, उनकी भी वाहवाही करते हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। गाइडेड बाय मनुस्मृति, आरएसएस गाइडेड बाय, क्योंकि देखिए वो बुद्ध से इतनी नफरत करते हैं कि वो सम्राट अशोक से भी नफरत करते हैं। आप देखिएगा वो सम्राट सिंगोल लगा दिया, सिंगोल लगा दिया, और सम्राट अशोक को हमेशा वो इग्नोर करते हैं, चाहते हैं कि हिस्ट्री से उनको गायब कर दिया जाए। तो उनको मालूम है कि जब वो विदेश जाएंगे तो विदेश में तो 2 ही 3 नाम जाने जाते हैं, गांधी, बुद्ध और अंबेडकर। कुछ बाबा साहब ने लिखा है इस पे कि अगर आप मूर्ति लेके जाओ या पेंटिंग लेके जाओ विदेश में तो राम कृष्ण की पेंटिंग कोई नहीं खरीदेगा, वो बुद्ध की खरीदेगा। और आपको मालूम है कि हमारे देश में भी जो पैसे वाले धनाढ़ लोग हैं जो वो भी एक आर्ट कलेक्शन करते हैं या अपने घर के लिए भी मूर्तियां खरीदते हैं कि चूंकि ये फैशनेबल है और बाहर इसका बहुत प्रचलन है, तो वो बुद्ध की मूर्ति भी खरीद करके अपने घर में ला के लगाते हैं। बुद्ध की मूर्ति रखेंगे केवल एज अ स्टेटस सिंबल, लेकिन विचारों से उनको कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो सुभाषिनी जी हैं, और कैसा होगा समरस गांव अगर भारत, और समरस देश कैसा होगा, वही कह रहा हूँ, अगर पूरा भारत इंडिया समरस बन जाए तो सोच लीजिए कौन क्या करेगा। सावधान रहिए, चुनाव भी आ रहा है, 24 नजदीक है, सावधानी गई दुर्घटना हुई, सतर्कता गई दुर्घटना हुई। नहीं, हाँ, वो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही होगा जी। तो देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।